आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता। इससे पीछे वाले वीडियो में हम संविधान की दो विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे। पहली थी सबसे विस्तृत और लिखित संविधान, दूसरी थी संसदीय प्रणाली। आज हम पढ़ेंगे आगे की दो विशेषता, जिसमें मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान में हमारे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्यों दिए गए मौलिक अधिकार? क्योंकि देखा आपने, अंग्रेजों से दासता सहन की हमने, उससे पहले मुस्लिमों से दासता सहन की। तो हमारे संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था कि हमारे देश के जो नागरिक है वो एक अच्छा जीवन जी सके, बिना किसी दबाव के जीवन जी सके, इसलिए उनको अधिकार दिए गए। और इन अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब क्या है मैग्ना कार्टा? ये मैग्ना कार्टा वर्ड आया ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन का जो सम्राट था उसने मजदूरों को पहली बार कुछ अधिकार देकर और उन अधिकारों को लिखित में स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर करके दिए गए थे। तो जिस पत्र पर ब्रिटेन के सम्राट ने हस्ताक्षर किए वो पत्र कहलाया था मैग्ना कार्टा। वो पत्र क्या कहलाया था? मैग्ना कार्टा। इसी प्रकार भारतीय संविधान ने भी क्या किया, हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिया। तो ये अधिकार पत्र कौन सा है? हमारा संविधान के मूल अधिकार है। इस कारण इन मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसकी प्रकृति निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों को किसी भी कंडीशन में रोक नहीं लगाई जा सकती। सरकार इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अगर सरकार या कोई अन्य व्यक्ति किसी देश के किसी नागरिक के अधिकारों का हनन करता है यानी उन अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील करने का अधिकार दिया गया है। इस कारण कह सकते हैं ये अधिकार है वो निषेधात्मक है, यानी कि कभी भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकते। अब आपको बताया है कि हमारे संविधान में जो जो चीजें ली गई है, विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान का हमने अध्ययन किया, उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें शामिल की गई। तो हमारे देश के संविधान में जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान था ना, उसमें 7 अधिकार नागरिकों को दिए गए थे। कितने अधिकार दिए गए थे? 7 अधिकार। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन में जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति का अधिकार है अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, वो केवल अब कानूनी अधिकार है। ठीक है। और अधिकारों के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उनके खिलाफ न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है। इसी कारण इसको निषेधात्मक कहते हैं, यानी हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। अगर अतिक्रमण होता है तो न्यायालय में इसके खिलाफ रिट जाहिर होती है और न्यायालय इसकी सुनवाई करता है, उस व्यक्ति के अधिकार को न्यायालय के द्वारा हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। चौथी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब क्या है नीति निर्देशक तत्व? आपने सुना होगा हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी हमारे देश के नागरिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। क्या है नीति निर्देशक तत्व? ये हमारे संविधान में सरकार, ध्यान रखना, जहां राज्य वर्ड आ जाए ना, उसका अर्थ हमेशा हमारे देश या राज्य की सरकार से होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है हमारे देश की संविधान में, हमारे देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि हमारे देश को नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। तो
राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो एक प्रकार से हमारे सरकार के दायित्व है जो नागरिकों के प्रति प्रदान किए गए हैं। किसके दायित्व है? सरकार के दायित्व है। किसके प्रति? नागरिकों के प्रति। और इस नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी हमारे देश के नागरिकों का अधिकतम सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो, इसके लिए सरकार को ये कार्य करने चाहिए। ये राज्य के दायित्व होते हैं, यानी सरकार को इन दायित्वों का निर्वाह करना होता है। ठीक है, जबकि मूल अधिकार क्या थे? ये सरकार के प्रति अधिकार थे, ये सरकार के दायित्व है। जिस प्रकार मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, उसी प्रकार ये नीति निर्देशक तत्व है हमने आयरलैंड के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखो इसका अर्थ क्या है कि सरकार के ये दायित्व बताए गए हैं, लेकिन सरकार इन दायित्वों को पूरा अगर नहीं करती है तो इनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, और अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकारों के लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय फिर सुनवाई करेगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो उनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने कहा है कि जन धन खातों में 500-500 रुपए डालेंगे, आए हैं खातों में। अगर सरकार नहीं डाले तो हम कोर्ट में नहीं कह सकते कि सरकार ने क्यों नहीं डाले। सरकार ने प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं की घोषणा की है, अगर वो गेहूं सरकार ने देते कोर्ट में चुनौती नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इनका उद्देश्य है कि देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी लोग एक समान रहे, स्वतंत्र रहे, उन पर किसी प्रकार का कोई दास्ता या नियंत्रण नहीं हो। न्यायालय में रिट जारी नहीं की जा सकती। मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में रिट जारी होती है, लेकिन मूल नीति निर्देशक तत्वों का पालन सरकार नहीं करती है तो रिट जारी नहीं हो सकती। अभी रिट क्या है इसके लिए अलग से टॉपिक पूरा पढ़ेंगे हम। और हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनकी संख्या वर्तमान में तो है 19, और जब मूल संविधान बना था उस समय नीति निर्देशक तत्व कितने निर्धारित किए गए थे? 16। और मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में संपत्ति का हटा दिया, कितने रह गए? 6 रह गए। अब हमारे संविधान की अन्य विशेषता है हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है जैसे सरकार हमें सब्सिडी देती है सिलेंडर पर सब्सिडी। अगर सरकार सब्सिडी नहीं दे तो क्या हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वो तो सरकार क्या करती है? लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उसका दायित्व है, लेकिन नहीं करे तो उसको हम बाध्य नहीं कर सकते। इस प्रकार के हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये बाध्य नहीं है सरकार की, यानी हमारे सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कितने नीति निर्देशक तत्व है वो जनता को प्रदान करती है। ओके।